तो ये आपको अध्याय 10 है कृषि का इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 18 के अंतर्गत यहाँ पर हम अध्याय 10 को देखते हैं। कृषि का स्थानिक संगठन स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देखिए, जिसमें देखिए स्थानिक संगठन को कई भागों में बांटा गया है। कुल मिला के 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में आपको स्थानिक संगठन को बांटा गया, जिसमें देखिए आपको पहला है फसल प्रारूप है, फिर आपको कृषि उत्पादकता है, फिर आपको पहला आपको फसल प्रारूप है, दूसरा आपको कृषि उत्पादकता है, तीसरा आपको फसल संयोजन है, चौथा आपको भूमि क्षमता है, पांचवा आपको कृषि प्रादेशिकरण है। देखो यहाँ पर देखिए फसल प्रारूप की बात यहाँ पर कोई पहला आपको यहाँ देखिए कि आपको फसल प्रारूप है। पहला आपको यहाँ पर फसल प्रारूप है, दूसरा आपको कृषि उत्पादकता है, तीसरा आपको फसल संयोजन है, पहला आपको फसल प्रारूप है, दूसरा आपको कृषि उत्पादकता है, तीसरा आपको फसल संयोजन है, चौथा आपको भूमि क्षमता है, पांचवा आपको कृषि प्रादेशिकरण है। देखो यहाँ पर फसल प्रारूप की बात यहाँ पर करते हैं। फसल प्रारूप का आपको देखिए फसल प्रारूप को भी आपको मिला के 5 भागों में आपको बांटा गया है। भू परिस्थितिकी कारक देखिए आपको भू परिस्थितिकी कारक होता है, फिर आपको ढांचागत कारक होता है, फिर आपको संस्थान कारक होता है, फिर आपको आर्थिक कारक होता है, फिर आपको नीतियाँ होती हैं। तो कृषि प्रादेशिक अंतर्गत का क्या कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश होता है। अब क्या वो फसल प्रतिरूप जिसको हम बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स को समझने का प्रयास करते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न्स को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या फसलों के प्रतिरूप का अर्थ किसी कृषि वर्ष में विभिन्न फसलों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल है। फसलों के प्रतिरूपों को दर्शाने के लिए सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। देखिए फसल प्रतिरूप एक परिवर्तनशील अवधारणा डायनामिक कॉन्सेप्ट है, जो स्थान, प्लेस एवं समय टाइम के अनुसार बदलते रहते हैं। किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र के फसलों के प्रतिरूपों पर भू जलवायु, जियो क्लाइमेट, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारकों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र में कृषि विधि, फसलों के प्रतिरूपता, फसल उत्पादकता उस क्षेत्र के किसानों, समुदायों, सरकार एवं अन्य एजेंसियों द्वारा लिए गए निर्णयों का प्रतिफल होता है। यह निर्णय सामान्यतः आपको अनुभव, परंपरा, संभावित लाभ, व्यक्तिगत प्रदर्शन, संसाधन तथा सामाजिक एवं राजनीतिक दबाव पर निर्भर करते हैं। देखिए 20वीं शताब्दी के आरंभ में कुल बोई गई भूमि का लगभग 83% क्षेत्र पर खाद्य फसलों फूड क्रॉप्स के अंतर्गत था तथा शेष 17% नकदी फसलों कैश क्रॉप तथा अन्य फसलों के अंतर्गत। परंतु 1950 से 51 के पश्चात फसलों के प्रतिरूप में परिवर्तन आया और 80% भूमि कृषि पर खाद्य फसलों फूड क्रॉप्स तथा 20% भूमि पर नकदी फसलें कैश क्रॉप्स तथा अन्य फसलें उगाई गई। देखिए हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन के पश्चात फसलों के प्रतिरूप में भारी परिवर्तन आया। वर्ष 1964-65 के पश्चात पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर चारा खेती की जाने लगी। दलहन, मक्का, चारे की फसलों का क्षेत्र पर तेजी से घटा और उनके स्थान पर चावल तथा गेहूं के क्षेत्र में भारी वृद्धि हुई। वास्तव में पंजाब तथा हरियाणा में हरित क्रांति के पश्चात चावल और गेहूं की ही देखिए वास्तव में पंजाब तथा हरियाणा में हरित क्रांति के पश्चात चावल और गेहूं देखिए वास्तव में आपको पंजाब तथा हरियाणा में हरित क्रांति के पश्चात चावल और गेहूं ही फसलों का प्रमुख संयोजन क्रॉप कॉम्बिनेशन बन गया। फसलों के प्रतिरूपों के निर्धारित कारक निम्न प्रकार, जिसमें पर आपको यहाँ देखिए भूजल कारक जिसको बोलते हैं जियो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है। किसी क्षेत्र की फसलों के प्रतिरूप वहाँ की मिट्टी, मौसम, जलवायु, तापमान एवं वर्षण आदि पर निर्भर करता है। उदाहरण को चिकनी मिट्टी और अधिक वर्षा रिकॉर्ड करने वाले क्षेत्रों में चावल एक मुख्य फसल होती है, जबकि रेतीली मिट्टी सैंडी सॉइल्स के क्षेत्रों में बाजरा एवं दलहन की फसलें उगाई जाती है। देखिए गेहूं की खेती का कुछ दोमट मिट्टी, लोएमी सॉइल, तापमान 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम की आवश्यकता होती है। मूलभूत संरचना देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर देखिए फसलों के प्रतिरूप पर बिजली, सड़क तथा सिंचाई के साधनों का भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। भारत में नहरों, नलकूपों तथा सिंचाई के साधन जिन क्षेत्रों में उपलब्ध है, वहाँ कम वर्षा के बावजूद बासमती चावल एवं गन्ने की फसल सफलतापूर्वक उगाई जाती है। बिजली की आपूर्ति तथा पक्की सड़कों का भी किसानों की कार्य क्षमता एवं फसलों के प्रतिरूपों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए आपको संस्थागत कारक देखिए इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स देखिए काश्तकारी कानून तथा पट्टेदारी
प्रथा, उत्तराधिकार का नियम तथा खेतों के प्रकार, साइज और फील्ड्स का भी कृषि विविधता फसलों के प्रतिरूप पर प्रभाव पड़ता है। प्रायः छोटे किसान जीवन निर्वाह सबसिस्टेंस फार्मिंग पर बल देते हैं, जबकि बड़े किसान प्रायः बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाते हैं। देखो आर्थिक कारक के इकोनॉमिक फैक्टर्स देखें आप, आर्थिक इकोनॉमिक फैक्टर किसी आर्थिक अवस्था फसलों के लगाए जाने वाली लागत का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। धनी और बड़े किसान रासायनिक खाद, कीटाणुनाशक दवाइयों तथा नए बीजों को आसानी से खरीद सकते हैं, जबकि छोटे और सीमांत किसान अपनी फसलों में पूरी लागत लगाने में असमर्थ रहते हैं। सरकारी कृषि नीति देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसी की बात देखिए यहाँ पर, सरकार द्वारा कृषि उत्पादकों के मूल्य निर्धारण का भी फसलों के प्रतिरूपों पर प्रभाव पड़ता है। कृषि कुछ उत्पादों का मूल्य कभी बहुत अधिक था, कभी बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण किसानों के मनोबल तथा आर्थिक स्थिति पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। किसी प्रदेश की देखिए यहाँ पर, किसी प्रदेश की फसलों के प्रतिरूप उनके क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यदि फसलों को क्षेत्रफल के आधार पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रखा जाए तो प्रथम फसल उस क्षेत्र की मुख्य फसल कही जाती है। यह एक मनमानी विधि कही जा सकती है। देखिए जिसमें फसलों के मूल्य और उनसे होने वाली आय पर ध्यान नहीं दिया जाता है। देखिए आपेक्षिक उपज सूचकांक, आपेक्षिक विस्तार सूचकांक, जिससे किसी फसल को उपयुक्तता का निर्धारण किया जाता है का परिकलन निम्नलिखित सूत्र की सहायता से किया जा सकता है। अपेक्षित देखिए यहाँ पर क्या अपेक्षित उपज सूचकांक, देखिए यहाँ पर क्या अपेक्षित उपज सूचकांक, देखिए अपेक्षित उपज सूचकांक बराबर आपको तो क्या क्षेत्रीय इकाई, देखिए क्षेत्रीय इकाई के भाग में किसी फसल की औसत उपज बटे कुल क्षेत्र का औसत उपज गुना 100 होता है। देखिए आपेक्षिक उपज सूचकांक, आपेक्षिक उपज सूचकांक क्षेत्रीय इकाई के भाग में किसी फसल की औसत उपज बटे कुल क्षेत्र का औसत उपज गुना 100 होता है। आपेक्षिक विस्तार सूचकांक देखिए आपेक्षिक विस्तार सूचकांक में क्या होगा, फसल का क्षेत्र जिसे क्षेत्रीय इकाई में कुल कृष्ट क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाए, तो बट्टा में आपको क्या होगा, बट्टा में आपको हो जाएगा फसल का क्षेत्र जिसे पूरे क्षेत्र में कुल कृष्ट क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाए गुना 100। अब आगे यहाँ पर आपको है, देखिए यहाँ पर क्या कि इन सूचकांकों के आधार पर किसी क्षेत्र में फसल की उपयुक्तता का पता लगाया जा सकता है। यदि अपेक्षित उपज 90% से कम हो तो वह फसल लाभदायक नहीं है, उसे कृषि भूमि के अधिक क्षेत्र में नहीं बोया जाना चाहिए। अब किसी प्रदेश में प्रत्येक फसल के अंतर्गत क्षेत्र को निम्नलिखित 4 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रारंभिक अधिक उपज, अधिक विस्तार, हाई यील्ड, हाई स्पीड। फिर देखिए अधिक उपज, निम्न विस्तार, हाई यील्ड, लो स्पीड, निम्न उपज, अधिक विस्तार, लो यील्ड, हाई स्पीड। चौथा देखिए आपको निम्न उपज, निम्न विस्तार, देखिए लो यील्ड, लो स्पीड। देखिए विकल्प की उपलब्धता पर अधिक गुणवत्ता वाली फसलों का चयन किया जाता है, जिससे देखिए नए फसल प्रतिरूप का विकास होता है। फसल प्रतिरूप को कम अवधि की अधिक उपज वाले बीजों को अधिक बोया जाता है। किसानों द्वारा अपनाई गई फसल का क्रम लचीला होना चाहिए। किसानों द्वारा अपनाई गई फसल का क्रम लचीला होना चाहिए, जिससे किसी फसल तथा फसल प्रतिरूप की उपयुक्तता को निम्नलिखित आधारों पर परखा जाना चाहिए। पहला देखिए आपको क्या, फसल के एक निश्चित निरंतर चक्र के कारण इससे उत्पन्न बीमारियों के फैलाव को बल नहीं मिलना चाहिए। दूसरा क्या, ये देखा जाना चाहिए कि मृदा के एक भाग से फसल कुछ पौधे विशेष पोषक तत्वों स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स का उपभोग कर इसे समाप्त ना कर दे। तीसरा देखिए फसल की उर्वरता बढ़नी चाहिए ताकि मिट्टी में सुधार आना चाहिए। फसल की खेती, देखिए फसल से खेती को एक पर्याप्त आमदनी मिलनी चाहिए था, इससे उसे साल भर रोजगार मिलना चाहिए। पाँचवें देखिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फसल से किसान के संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो। विशेष रूप से निवेश जैसे सिंचाई के लिए जल, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, जीवनाशक उपकरण, बिजली, ऊर्जा तथा पारिवारिक श्रम। देखिए उन क्षेत्रों को छोड़कर जहाँ हरित क्रांति सफल रही था, जहाँ बागवानी कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर अधिकतर भारत में कृषि जीवन निर्वाह कृषि है। इसके फलस्वरूप खाद्य पदार्थों की खेती कुल कृषि क्षेत्र के 72% से अधिक क्षेत्रफल में की जाती है। फिर अनाज में क्षेत्र के अनुसार धान तथा गेहूँ के क्रमशः पहला तथा दूसरा स्थान है। भारत में जीवन निर्वाह फसल प्रतिरूप मिट्टी मौजूद उर्वरता आधारित है। भारत जैसे विकासशील देश द्वारा उपयुक्त फसल प्रतिरूप को अपनाए जाने के महत्व पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता है। भारत में कृषि का क्षेत्रीय विस्तार तब तक संभव नहीं है जब तक बंजर भूमि को फिर से कृषि योग्य नहीं बनाया जाता। देश में खाद्यान्न तथा कृषि अलग कच्चे पदार्थों को दूर करने के लिए आवश्यक उपलब्ध
उपलब्ध कृषि भूमि का समुचित उपयोग किया जाए, तब उन फसल प्रतिरूप अपनाया जाए देखिए जिससे अधिक लाभ प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त फसलों को वैज्ञानिक चक्र में रोपा जाए एवं बहुसंख्य फसलों का भी उपयोग किया जाए। देखिए फसल प्रतिरूपता उनके वैज्ञानिक चक्र में अति आवश्यक परिवर्तन उन्हें ज़्यादा लाभप्रद एवं धारणीय बनाने के लिए ज़रूरी है। देखिए फसल संकेंद्रण की बात की गई, क्रॉप कंसंट्रेशन की बात अब की गई है। इसमें देखिए किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय पर एक कृषि वर्ष में किसी फसल के घनत्व में विविधता को फसल संकेंद्रण कहते हैं। किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय पर एक कृषि वर्ष में किसी फसल के घनत्व में विविधता को फसल संकेंद्रण कहते हैं। किसी क्षेत्र में फसलों का संकेंद्रण मुख्यतः उसके भूभाग, टेरेन, जलवायु, मिट्टी तथा किसानों की कृषि पद्धति पर निर्भर करता है। प्रत्येक फसल का एक अधिकतम न्यूनतम तथा अनुकूलतम तापमान होता है। प्रत्येक फसल का एक अधिकतम न्यूनतम तथा अनुकूलतम तापमान होता है। फसलों की यह प्रवृत्ति होती है कि उपयुक्त कृषि जलवायु परिस्थितियों में इनकी अधिक गहनता होती है तथा भौगोलिक परिस्थितियों के कम अनुकूल रहने पर इनका घनत्व घट जाता है। इसी कारण से भारत में धान की अधिक गहनता, पूर्वी भारत राज्यों में गेहूँ की, पंजाब तथा हरियाणा में कपास की, काली मिट्टी के क्षेत्रों में गन्ने की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा बाजरे की राजस्थान में होती है। फसल संकेंद्रण क्षेत्र के सीमांकन के लिए फसल संकेंद्रण क्षेत्र के सीमांकन के लिए कृषि भूगोलियों द्वारा अनेक सांख्यिकीय तकनीकों स्टैटिस्टिकल मेथड्स का प्रयोग किया गया। अब स्थिति भागफल विधि, लोकेशन क्वोशिएंट मेथड इनमें से अधिक विश्वसनीय मानी जाती है क्योंकि यह फसलों के सापेक्षिक घनत्व का एक सही चित्रण करती है। फिर देखिए क्रॉप कंसंट्रेशन रीजन्स का मैप यहाँ पर दिया गया। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या कि फसल संकेंद्रण की अब स्थिति भागफल विधि देखिए, द लोकेशन क्वोशिएंट मेथड ऑफ क्रॉप कंसंट्रेशन देखिए। देखिए अब स्थिति भागफल विधि में वितरण की क्षेत्रीय विशेषता की जांच का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले विभिन्न फसलों से बोए गए क्षेत्रों का अनुपात की तुलना की जाती है तथा उन्हें श्रेणीबद्ध किया जाता है। दूसरा की किसी प्रदेश देश के क्षेत्रीय इकाइयों के फसल घनत्व को उस प्रदेश देश के फसल घनत्व के अनुरूप बनाए रखा जाता है। इस विधि से फसलों के क्षेत्रीय संकेंद्रण को वस्तुगत रूप में मापा जा सकता है। इसके द्वारा उन क्षेत्रों को पहचाना तथा अलग किया जा सकता है जिनका प्रदेश में फसल वितरण के संदर्भ में कुछ महत्व। अब स्थिति भागफल तकनीक को निम्नलिखित तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। प्रारंभिक आपको आपेक्षिक विस्तार सूचकांक बराबर आपको अंगभूत क्षेत्रीय इकाई संपूर्ण देश के मक्के फसल एक्स का क्षेत्र में फसल एक्स का क्षेत्र बट्टा आपको देखिए अंगभूत क्षेत्रीय इकाई प्रदेश या देश में सभी फसलों के क्षेत्र में सभी फसलों का क्षेत्र भागा आपको होगा फसल एक्स का पूरे प्रदेश में क्षेत्रफल बट्टा प्रदेश की सभी फसलों का कुल क्षेत्रफल। उपरोक्त तकनीक को अपनाते हुए यदि सूचकांक का मान एक से अधिक हो तो अंगभूत क्षेत्रीय इकाई का हिस्सा उस स्थिति से भिन्न होगा जब पूरे क्षेत्र में वितरण एक रूप होता हो। देखिए और इससे क्षेत्रीय इकाई का संकेंद्रण अधिक महत्व का होता है। सूचकांक का मूल्य पता करने के बाद उसे आरोहित अवरोही क्रम में सजाया जाता है। सूचकांक का मापक्रम का परिकरण क्रम को 3 समान भागों में विभाजित कर किया जाता है। ये भाग उच्च, मध्यम तथा निम्न संकेंद्रण को विभेदित करता है। सामान्य तौर पर यदि फसल संकेंद्रण सूचकांक अधिक हो तो उसके उत्पादन में भी अधिक रुचि होती है। फसल संकेंद्रण के सीमांकन के लिए अपनाई गई अवस्थिति भागफल विधि का मुख्य लाभ यह है कि यह भूगोलियों तथा नियोजकों को किसी प्रदेश में एक दिए गए समय में विभिन्न फसलों के विशेष क्षेत्रों को समझने में सहायता करती है। किसी क्षेत्र देखिए करती है किसके क्षेत्र इकाई में किसी देखिए यहाँ पर किसके क्षेत्र या इकाई में किसी विशेष फसल की निरंतर खेती से किसी क्षेत्र या इकाई में किसी विशेष फसल की निरंतर खेती से उसके उत्पादन में कमी आती है। इससे मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है क्योंकि कुछ फसलें मिट्टी के पोषक तत्वों को घटा देती है। किसानों को ऐसे फसल चक्र को अपनाना चाहिए जिसमें आपको विविध विकल्प होता है, जिसमें दलहन आपको लेगुमिनस फसलों को शामिल किया जाता है। फसलों का वैज्ञानिक चक्र न केवल कृषि को अधिक लाभकारी तथा प्रतिष्ठित व्यवसाय बनाता है बल्कि कृषि वानिकी कृषि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को भी अधिक लचीला एवं धारणीय बनाता है। देखिए कृषि उत्पादकता की बात करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की बात। कृषि देखिए यहाँ पर क्या कृषि उत्पादकता कृषि क्षमता का पर्याय है। प्रति इकाई क्षेत्र पर हुई फसल देखिए यहाँ पर क्या देखिए कृषि उत्पादकता कृषि क्षमता का पर्याय है। प्रति इकाई क्षेत्र पर हुई फसल की उपज को कृषि उत्पादकता कहते हैं। फिर कृषि उत्पादकता सामान्यतः भौतिक, मृदा, तापमान, वर्षा, जल, भू आकृति विज्ञान
विज्ञान, भूभाग, जलवायु, सामाजिक, आर्थिक, सांस्थानिक एवं सांस्कृतिक कारकों का परिणाम होता है। यह किसान के प्रबंधन कार्य कुशलता, उसकी मनोवृत्ति तथा बेहतर जीवन की अभिलाषा पर भी निर्भर करता है। कृषि उत्पादकता देखिए, यहाँ पर कृषि उत्पादकता एक गतिशील धारणा, डायनामिक कॉन्सेप्ट है जो समय, टाइम एवं स्थान, स्पेस के साथ परिवर्तनशील रहता है। कृषि उत्पादकता सीमांकन का महत्व किसी क्षेत्र के कृषि नियोजन, एग्रीकल्चरल प्लानिंग के लिए अधिक है। कृषि उत्पादकता के मुख्य लक्षण निम्न प्रकार है। प्राथमिकता, यह किसी प्रदेश के अंगभूत क्षेत्र इकाइयों के सापेक्ष उत्पादकता जानने में सहायक होती है। दूसरा, यह कृषि उत्पादकता में उन क्षेत्रों को सीमांकन करने में मदद देती है जिनकी उत्पादकता कम है। तीसरा, कृषि उत्पादकता का वर्तमान प्रतिरूप गत वर्षों में हुए कृषि विकास मूल्यांकन करने का एक विश्वसनीय सूचकांक है। चौथा, यह कृषि विकास नियोजन एक ठोस आधार प्रदान करती है। कृषि भूगोलिकों तथा अर्थशास्त्रियों ने कृषि उत्पादकता को मापने के लिए अनेक विधियों, मेथोडोलॉजीज का विकास किया है। कुछ महत्वपूर्ण विधियां जिन्हें भूगोलिकों ने इस्तेमाल किया है निम्नलिखित है। पहला कि प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन, दूसरा कि प्रति इकाई कृषि श्रम की उत्पादकता, तीसरा को कृषि उत्पादकता अनाज तुल्यांक के रूप में, फिर आपको देखिए चौथा आपको निवेश निर्गत अनुपात आपको होता है। फिर पांचवा को श्रेणी गुणांक पद्धति रैंकिंग कोएफिशिएंट मेथड होता है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आपको आगे जो आपके यहाँ पर है वो आपको क्या है, जनसंख्या के संदर्भ में भूमि की पोषण क्षमता। फिर आपको सातवां का क्षेत्र था, देखिए क्या, फिर आपको यहाँ पर देखिए क्षेत्र तथा फसल के आधार पर उत्पादकता सूचकांक का निर्धारण। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको है क्या, देखिए आठवां आपको क्षेत्रीय इकाइयों में विभिन्न फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन की मदद से उत्पादकता के सूचकांक का निर्धारण तथा उन्हें एक रूप मापक्रम में परिवर्तित करना। नम्मा क्या, कुल उत्पादन को रुपीज के रूप में परिवर्तित करना। फिर देखिए निवल शुद्ध आय का मूल्यांकन शस्य भूमि से प्राप्त प्रति हेक्टेयर रुपयों के अनुसार किया जाता है। देखिए फिर खेती व्यवसाय आय का मूल्यांकन कृषि भूमि से प्रति हेक्टेयर प्राप्त रुपयों से होगा या कृषि श्रमिक बल के प्रति पुरुष व्यक्ति इकाई से। फिर देखिए यहाँ पे कृषि भूगोलिकों द्वारा अपनाए गए इन विधियों, मेथोडोलॉजी एवं तकनीकों के अपने लाभ यहाँ तथा हानि है। इनमें से कोई भी तकनीक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संतोषजनक परिणाम नहीं देती है। इनमें से कुछ तकनीकें ध्रुवनीय है तथा कृषि उत्पादक क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करने में इन्हें काफी समय लगता है। कृषि उत्पादक क्षेत्रों के सीमांकन के लिए केंडल की श्रेणी गुणांक तकनीक का वर्णन नीचे किया गया है। तो कृषि उत्पादकता की श्रेणी गुणांक तकनीक, कृषि उत्पादकता की श्रेणी गुणांक तकनीक देखिए, रैंकिंग कोएफिशिएंट मेथड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी 1949 देखिए। केंद्र महोदय तो अपनाए गए श्रेणी गुणांक तकनीक सरल रहता है, इसे आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। इस तकनीक में क्षेत्रीय इकाइयों का स्थान श्रेणी निर्धारण उनके प्रति हेक्टेयर फसलों की उपज पर निर्भर करेगा तथा युगात्मक औसत स्थान श्रेणी, जिसे श्रेणी गुणांक कहते हैं, प्रत्येक क्षेत्रीय इकाइयों के लिए प्राप्त किया जाता है। पर दूसरे शब्दों में यदि क्षेत्रीय इकाइयाँ भारत में जिला सही फसलों की सूची में शीर्ष पर हो तो इसका श्रेणी गुणांक 1 होगा तथा इसकी कृषि उत्पादकता उच्चतम होगी। इसके विपरीत यदि क्षेत्रीय इकाई प्रत्येक सूची में सबसे नीचे हो तो उसकी उत्पादकता कम होगी। श्रेणी गुणांक तकनीक रैंकिंग कोएफिशिएंट को इस उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लें कि किसी क्षेत्र में 80 क्षेत्रीय इकाइयाँ जिला तहसील औसत उत्पादन के आधार पर किसी जिले एक्स में गेहूँ 5 में, चावल 12 में, चना 20 में, कपास 21 में, जौ 24 में, गन्ना 38 में, दलहन 40 में तथा सरसों 54वें स्थान पर है तो जिला एक्स का औसत श्रेणी जिसे श्रेणी गुणांक भी कहा जाता है कृषि उत्पादकता बराबर आपको होगा 5 + 12 + 20 + 21 + 24 + 28 38 + 40 + 54 बटा में 8 फसलें जो बराबर 28 निकल जाएगा। इस प्रकार क्षेत्र के सभी इकाइयों का औसत श्रेणियों का परिकलन किया जाता है तथा उन्हें आरोही अथवा अवरोही क्रम में सजाया जाता है। इस क्रम को 3 समान भागों में बांटा जाता है जिससे निम्न, मध्यम तथा उच्च कृषि उत्पादकता के बारे में पता चलता है। सूचकांक मापक्रम के आधार पर प्रत्येक इकाई की कृषि उत्पादकता के बारे में हमें पता चलता है तथा इसे अंकित किया जाता है। केंद्र की तकनीक का उपयोग जिला स्तर पर भारत की कृषि उत्पादकता का पता लगाने के लिए किया गया है। वर्ष 2003 से 2006 तक के प्रत्येक जिले के कृषि आंकड़ों को कंप्यूटरीकृत किया गया। प्राप्त किए गए श्रेणी गुणांकों को चित्र 10.3 में अंकित किया गया है। अब उच्च कृषि उत्पादकता जिसको बोलते हैं हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। देखिए चित्र 10.3 में आपको दिखाया जा सकता है उच्च कृषि उत्पादकता वाले क्षेत्र सतलज, गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी तथा गोदावरी, कावेरी एवं कृष्णा नदियों के डेल्टा क्षेत्र है। इस क्षेत्र
क्षेत्र में या तो सिंचाई व्यवस्था समुचित रूप से विकसित है या फिर वर्ष के अधिकांश समय पर्याप्त वर्षा होती है। गेहूँ, चावल, मक्का, धान, गन्ना तथा तिलहन उच्च कृषि उत्पादकता वाले क्षेत्रों की फसल है। मतलब कि फसल है। फिर देखिए भारत के किसान विशेष रूप से हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान अब जीवन निर्वाह के लिए कृषि पर आश्रित नहीं है। इन प्रदेशों के किसान ज़्यादातर कृषि को एक व्यवसाय के रूप में देखते हैं, अर्थात बाजार के लिए फसलें उगाते हैं। अब देखिए मध्यम कृषि उत्पादक के मध्यम कृषि उत्पादकता देखिए मीडियम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी देखिए मध्यम कृषि उत्पादकता वाले क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान के अनेक भाग है, तमिलनाडु में पश्चिम बंगाल के प्रकीर्ण क्षेत्र में समेत है। इन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था पूर्ण रूप से विकसित नहीं है तथा दो फसली भूमि डबल क्रॉपेड एरिया केवल 5 से 20% के बीच है। मध्यम उत्पादकता वाले क्षेत्रों की मुख्य फसलों में चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, दलहन तथा तिलहन मुख्य है। इन क्षेत्रों में जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। जीवन निर्वाह कृषि से की जाती है। इन क्षेत्रों में जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। कृषि उत्पादकता को आगे बढ़ाने में अपर्याप्त सिंचाई एक बड़ी रुकावट है। फिर निम्न कृषि उत्पादकता जिसको हम बोलते हैं लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात आपके यहाँ पर है। देखिए निम्न कृषि उत्पाद लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी देखिए चित्र 10.2 में कृषि उत्पादकता का क्षेत्रीय प्रतिरूप यह दर्शाता है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल के कुछ भाग, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, उत्तर पूर्वी राज्यों के पाए क्षेत्रों में निम्न कृषि उत्पादकता देखिए इन क्षेत्रों में ये अधिकतर क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था अपर्याप्त तथा यहाँ निम्न वर्षा होती है। देखिए इस क्षेत्र के अधिकतर भागों में सूखे इस क्षेत्र के अधिकतर भागों में आपको सूखे तथा बाढ़ की संभावना बनी रहती है। इस क्षेत्र में मुख्य फसल चावल, मक्का, बाजरा, दलहन तथा तिलहन है। इस क्षेत्र में कृषि की सघनता निम्न है। कृषि मुख्यतः वर्षा पर आश्रित होता है तथा इसका उद्देश्य परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस क्षेत्र में कृषक समुदाय का जीवन निर्वाह निम्न स्तर पर था। अनेक किसान ने आत्महत्या कर लिए। इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता को आगे बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रमों को प्रारंभ करना अनिवार्य है। फिर कृषि की बहुत कम उत्पादकता देखिए वेरी लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी देखिए राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बड़े हिस्सों में कृषि उत्पादकता बहुत कम है। कृषि की बहुत कम उत्पादकता का मुख्य कारण या तो उच्च वर्षा परिवर्तनशीलता है या किसानों की गरीबी और अशिक्षा। कृषि सघनता देखिए आपको एग्रीकल्चर इंटेंसिटी देखिए यहाँ पर क्या फसल सघनता क्रॉपिंग इंटेंसिटी कुल बुआई क्षेत्र तथा कुल बोई गई फसल का अनुपात है। कुल बोई गई फसल टोटल क्रॉपेड एरिया का मान कुल कृषि क्षेत्र में दोहरे बहुल फसल क्षेत्र को जोड़कर निकाला जा सकता है। भारत सरकार के कृषि विभाग ने कृषि सघनता को मापने के लिए निम्नलिखित सूत्र का विकास किया है। कृषि सघनता बराबर होता है सकल बुआई क्षेत्र मतलब ग्रोस क्रॉपेड एरिया बटा कुल खेती योग्य क्षेत्र नेट कल्टीवेटेड एरिया गुना 100 होता है। फिर आपको यहाँ पर देखिए क्या कि इस सूत्र को निम्नलिखित उदाहरण की सहायता से समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी गांव में कुल खेती योग्य क्षेत्र पर 1000 हेक्टेयर था, कुल बोया गया क्षेत्र आपको 1500 हेक्टेयर है। खरीफ मौसम आपको 800 हेक्टेयर था, रबी मौसम में 700 हेक्टेयर है। तो इस गाँव की कुल कृषि संगठना बराबर आपको 800 + 700 बटे 1000 गुना 100 आपको बराबर 150 डिग्री आपके यहाँ पर हो जाएगा। देखिए कृषि संगठनता भू जलवायु मृदा सामाजिक सांस्कृतिक तथा आधारभूत संरचना जैसे कारक को निर्भर करती है। इस कारण से पर्याप्त रूप से सिंचित पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जरूर मैदान कृषि संगतता सामान्यतः अधिक होती है। इसके विपरीत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आपको जैसे पश्चिमी राजस्थान में कृषि संगतता कम है, जहाँ समान वर्षा के मौसम में केवल एक ही फसल उगाई जाती है। चित्र 10.4 में वर्ष 2015-16 में भारत में कृषि संगतता को दिखाया गया। इस चित्र के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि पूर्ण रूप से देश की कृषि संगतता 132%, सबसे अधिक कृषि संगतता पंजाब में
165% है, और इसके बाद क्रमशः हरियाणा 160% है, तथा उत्तर प्रदेश 150% कृषि सघनता है। देखिए इन राज्यों में उच्च कृषि सघनता का मुख्य कारण है कम अवधि में तैयार होने वाले तथा अधिक उपज वाले नए चावल गेहूँ के बीज, नियमित सिंचाई की व्यवस्था, बाजार के नज़दीक होना, भंडार की सुविधा तथा किसानों के प्रगतिशील स्वभाव, किसानों के प्रगतिशील स्वभाव जो नए परिवर्तनों को अपनाकर बेहतर जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। इसके विपरीत कृषि संगनता राजस्थान, उत्तर पश्चिम गुजरात, उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में निम्न है। लेकिन यहाँ पर इन सभी क्षेत्रों में कृषि वर्षा पर आधारित है। औसतन वार्षिक वर्षा 60 सेंटीमीटर है, इससे 60 सेंटीमीटर से भी कम होती है तथा सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। अब क्या फसल संयोजन, देखिए क्रॉप कॉम्बिनेशन, देखिए क्या फसल संयोजन का अध्ययन कृषि भूगोल का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। वास्तव में यह कृषि क्षेत्रीयकरण के लिए अच्छा आधार तैयार करता है तथा कृषि विकास की नीति तैयार करने में मदद करता है। फसलें सामान्यतः कम्बिनेशन में उगाई जाती है, तथा विरल रूप में ही कोई फसल पूर्णतः पृथक रूप में उगाई जाती है। इन फसलों के संकेंद्रण वितरण मानचित्र में आपको विभिन्न फसलों के संयोजन पर विचार करना। उदाहरण को भारत का गेहूँ अथवा चावल के क्षेत्रों में सीमांकन मानचित्र दिलचस्प है। इससे किसी फसल के घनत्व तथा संकेंद्रण पता चलता है, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण है कि किसी क्षेत्र में विभिन्न फसलों के संयोजन पर विचार करना। उदाहरण को भारत का गेहूँ तथा चावल के क्षेत्रों में सीमांकन में से यह पता नहीं चलता है कि गेहूँ चावल के क्षेत्रों में सरसों, चना, दाल तथा मक्का भी उगाए जाते हैं। किसी क्षेत्र की कृषि की विविधता को बेहतर एवं स्पष्ट रूप से समझने के लिए फसल संयोजन का क्रमबद्ध अध्ययन जरूरी है, जिसका नियोजन की दृष्टि से महत्व है। फसल संयोजन के क्षेत्रों के सीमांकन के अपनाए गए विधियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला के स्वेच्छा चयन विधि, जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी चॉइस मेथड, तथा दूसरा सांख्यिकीय विधि द स्टैटिस्टिकल मेथड। देखिए स्वेच्छा चयन विधि आर्बिट्रेरी चॉइस मेथड में क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम दो या प्रथम तीन फसलों को सम्मिलित किया जाता है, तथा अन्य फसल को इस संयोजन में शामिल नहीं किया जाता। यह एक वैज्ञानिक साइंटिफिक विधि है, क्योंकि बगैर फसलों के प्रतिशत क्षेत्र में आर्थिक मूल्य पर विचार किए इन्हें संयोजन से बाहर रखा जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर फिर आपको आगे देखिए क्या दूसरी विधि के अंतर्गत बाहर रखा है। तो फिर देखिए दूसरी विधि के अंतर्गत दूसरी विधि को सांख्यिकीय विधि स्टैटिस्टिकल मेथड कहते हैं। सांख्यिकीय विशुद्ध पर आधारित यह विधि वैज्ञानिक फसलों के वस्तुनिष्ठ संयोजन के विश्वसनीय है। कृषि भूगोल के क्षेत्र में सर्वप्रथम वीवर ने आपको मध्य पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में फसल संयोजन के क्षेत्रों में सीमांकन के लिए सांख्यिकीय तकनीक का प्रयोग किया था। मध्य पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि क्षेत्रों के सीमांकन के प्रयास में वीवर का विश्लेषण क्षेत्रफल सांख्यिकी पर आधारित था। वीवर ने अपने अध्ययन में प्रत्येक फसल द्वारा आपको अधिकृत कुल फसल बोई गई भूमि अधिकृत कुल फसल बोई गई भूमि के क्षेत्रफल के प्रतिशत को परिकल्पित किया। ये फसल एक 81 खंडों काउंटी में कुल बोई गई भूमि के एक कम से कम 1% या इससे अधिक पर बोई गई थी। वीवर ने एक उपागम का विकास किया जो एक वस्तुगत स्थिरांक तथा पुनरावृत्त कार्यप्रणाली प्रदान करेगा तथा भिन्न वर्षों एवं स्थानों के तुलनात्मक नतीजा देगा। वीवर ने अपने देखिए वीवर ने अपने अध्ययन में फसलों के तुलनात्मक नतीजा दिया। आपको वीवर देखिए यहाँ पर क्या कि वीवर आपको देखिए यहाँ पर वीवर देखिए अब वीवर जैसे अध्ययन वीवर के अध्ययन में वीवर के अपने अध्ययन में फसलों के वास्तविक प्रतिशतों के विचरण को परिकल्पित किया। ये देखिए उन फसलों के लिए
देखिए यहाँ पर क्या उन फसलों के लिए उन देखिए यहाँ पर क्या ये मानक मापन के लिए सैद्धांतिक मापन आपको उन का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया गया है। पहला देखो फसली जिसको बोलते हैं एक फसली जिसको बोलते हैं मोनोकल्चर बोलते हैं। 100% उपज। देखिए यहाँ पे 100% उपज के लिए उपयोग किया गया कुल बोई गई भूमि जिसको बोलते हैं क्रॉप रन या एक माह का फसल बोलते हैं। फिर देखिए फसल संयोजन 50% प्रत्येक 2 फसल के संयोजन में। फिर आपको देखिए क्या कि तीसरा देखिए फसल संयोजन देखिए 33.3% आपको फसल संयोजन हो गया। चौथा आपको क्या होगा कि फसल संयोजन 25% प्रत्येक साल स्थानों पर। पाँचवा आपको क्या होगा तो आपको यहाँ देखिए पाँचवा जो आपको हो गया यहाँ पर आपको ये होगा फसल संयोजन 20% प्रत्येक 5 वर्ष से। हाँ, फिर आपको देखिए यहाँ पर क्या छठा जो आपका 10वां नंबर क्या छठा हो गया यहाँ पे। फिर के फसल संयोजन आपको जो 20% प्रत्येक 10 फसलों को होगा। और कि न्यूनतम देखिए न्यूनतम मिनिमम वैल्यू डिसीजन स्पष्ट रहता है। तो आपके यहाँ देखिए क्या कि न्यूनतम विचरण फसल ऑप्टिमम क्या फसल न्यूनतम मिनिमम डेविएशन की विचरण की विधि बाहर में देखिए यहाँ पर क्या न्यूनतम विचरण के निर्धारण के मानक विचरण विधि स्टैंडर्ड डिवीजन मेथड का न्यूनतम विकास किया गया है। देखिए यहाँ पर एच डी रूट अंडर सिग्मा डी स्क्वायर बटा डब्ल्यू डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या डी काउंटी का उसमें देखिए डी काउंटी। अब यहाँ देखिए क्या डी काउंटी क्षेत्रीय इकाई। देखिए यहाँ पर क्या कि क्षेत्र इसमें जो कहा गया आपको फिर आपको आगे आप देखिए क्या कि इसमें जो आपको कहा गया उसके ऊपर एक बार देखिए सवाल कि इसमें आपको होगा इसमें बाद देखिए सीमा बराबर देखिए डी बराबर ई बराबर डी देखिए डी बराबर आपको ई स्क्वायर डी स्क्वायर है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए बटे एन ई डी बराबर क्या ई एन स्क्वायर बटे एन हो गया। तो आगे यहाँ पर देखिए क्या कि इसमें देखिए वीवर की तकनीक को स्पष्ट करने के लिए गोरखपुर उत्तर प्रदेश जिले में एक उदाहरण दिया जा सकता है जहाँ कुल बोए गए क्षेत्र में एक वर्ष में फसलों का प्रतिशत भाग निम्नलिखित है। चावल 28%, गेहूँ 23% और फिर आपको जौ 15%, गन्ना 6%, दलहन आपको 5%। देखिए परा फसल संयोजन जो आपको एक सौ में 27 का और इसका बटा में 1 फसल बराबर आपको होगा 2700 रुपया। फिर आपको आगे यहाँ पे है देखिए